खतरे की घंटी, रेड सिग्नल या अलार्म बज जाए तो फिर क्या होता है? नींद खुल जाती है, चौंक जाते हैं, आप सावधान हो जाते हैं और कई बार परेशान भी। जी हाँ, लेकिन ये सब कुछ बाद में होता है। तो क्यों न अगर आपको किसी खतरे का एहसास पहले से हो जाए कि ये होने वाला है, और ये एहसास खास तौर से जब पैसे से जुड़ा हो, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी। तो रिसर्च गुरुकुल के आज के एपिसोड में हमारे गुरुदेव वरिंदर बंसल आपको ऐसा ही कुछ बताने, सिखाने और समझाने वाले हैं कि कहाँ बजने वाली है खतरे की घंटी, और इस घंटी को बजने के पहले ही आप सावधान हो जाए। बिल्कुल सर। बहुत बहुत स्वागत है वरिंदर आपका। थैंक यू जी। एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, वो ये कि कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये स्टॉक तो कभी रुकेगा ही नहीं, इसको तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाना है। और जो लोग इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करते हैं या लेने से मना करते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई है नहीं। ऐसा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मानते हैं, बिल्कुल, और राइटली सो, बिल्कुल, क्योंकि शेयर का भाव हमेशा ऊपर जाता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जब वो गिरता है तो वो कहते हैं ना, सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट ऊपर चलता है। जब नीचे आता था भी वो सीढ़ियाँ ही बनाता, नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ बनती है हर रोज़ 5% नीचे, और कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं, पेनी स्टॉक्स हो जाता है। तो आज हम इस एपिसोड में कुछ ऐसी ही कंपनियों की बात करेंगे जहाँ पर बहुत तेज़ी हुई, और तेज़ी होने के बाद वो स्टॉक गिरे भी धड़ाम से। लेकिन क्या आपको, हमें ये पता चल सकता था कि ये शेयर गिरने के संकेत दे रहा है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंपनी के बिजनेस मॉडल में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कामकाज में खराबी है, और यदि थी तो फिर क्या उसे पहले से भांपना आसान है? आज इसी पर बात करेंगे, और हम एक एक कंपनी का नाम लेकर, उनकी बैलेंस शीट लेकर हम एक कोशिश करेंगे समझने की कि इस कंपनी में क्या कुछ ऐसे सिग्नल थे। इसमें हम एक बात पहले डिस्क्लेमर दे दें, बिल्कुल कि न तो हम ये कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, ख़राब है, बिल्कुल हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। न हम ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट फर्जी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही नहीं बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ डेटा हम आपको ऐसे बताएंगे, उन डेटा के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए कि क्या ये डेटा सही है, अगर नहीं तो फिर क्या मेरे पैसे इस कंपनी में, इस शेयर में जो लगे हैं वो सेफ़ है या नहीं। और सबसे ज़्यादा एक कंपनी को लेकर जो चर्चाएं होती है, जो लगभग हर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, वो है क्वालिटी लिमिटेड। यस सर। इशू क्या है इसके नाम के अलावा? और भी कोई इशू है कि इस शेयर में क्वालिटी नहीं है, कंपनी में क्वालिटी नहीं है? सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक, चाहे वो रिटेल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, तब होती है जब बुल मार्केट होती है। तेजी के मार्केट में, तेजी की मार्केट में सबसे ज़्यादा गलतियां होंगी, जिसमें कि अभी हम हैं, जिसमें हम अभी उतना नहीं है जितना हम वो पीरियड जो था ना अपना, एक ज़माना था 2014 से 2018 में था, हाँ। जिसने जो बोल दिया, हाथ लगा दिया, किसी ने ले लिया, ब्लॉक डील हुआ तो लगा दिया, किसी को पड़ी नहीं है, आज मिस कर दिया तो अगले दिन 20% ऊपर होगा। और ये सारी रिसर्च जो होती है ऑनेस्टली तब होती है जब बेयर मार्केट होती है। नहीं तो उस समय तो रिसर्च कहाँ होती थी, उस समय तो एक कहावत चलती थी, एग्जैक्टली, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। हाँ एग्जैक्टली भाई जब तक आप सोचोगे, पढ़ोगे, समझोगे कंपनी में, तब तक स्टॉक डबल हो जाएगा। Exactly. तो इसलिए पहले पैसा लगा लो। Exactly. ये बुल मार्केट की और जो गलती है। समझदार लोग होते हैं सर, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा दिमाग में रखते हैं, राइट, और हमेशा उस डिसिप्लिन से चलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये कुछ नहीं है, अगेन जैसे सर ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप बार बार अपने दिमाग में रखोगे, बैक ऑफ द माइंड रखोगे, और जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये सावधान करेंगे बस, और कुछ ये नहीं सिर्फ है। टेस्ट केस है, एग्जैक्टली, जिसके बेसिस पे आपको किसी भी कंपनी में जहां आप पैसा लगा रहे हैं, या जहां आपको जहां हल्का भी डाउट है कि मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ वो सही है या नहीं, या मेरी कंपनी का शेयर लगातार गिर क्यों रहा है, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं आ रही, तो ये कुछ एक सवाल है जो आप अपने आप से करिए, बिल्कुल कंपनी से नहीं, आप अपने आप से करिए कि क्या इसके जवाब मेरे पास हैं। नहीं है तो फिर आप इसका पूरा ब्यौरा देखिए, और वो क्या क्या देखना है उसकी शुरुआत करते हैं। एक टेस्ट केस हमारा क्वालिटी लिमिटेड, तो उसका मार्केट कैप सर 3,700 करोड़ से गिर के 3700 करोड़ से गिर के 160 करोड़ हो गया था। और अगेन बहुत लोग बोलेंगे यार तुम लोग तो वो कर रहे हो जो पोस्टमार्टम कर रहे हो, ठीक है ना, कि स्टॉक गिर गया उसके बाद बोल रहे हो। तो मैं भी बता दूं कि ये स्टॉक गिरना चालू हुआ फेब 2017 से। ठीक है, तो हम कोशिश हर कंपनी में करेंगे कि अगर आपको क्या संकेत फेब 2017 से या जहां से स्टॉक गिरना चालू हुआ उससे पहले थे, हाँ थे कि नहीं थे। और इंपॉर्टेंटली कि ये कंपनी जो है ये है डेयरी कंपनी है, इसका कोई भी रिलेशनशिप आइसक्रीम कंपनी जो है क्वालिटी आइसक्रीम उससे नहीं है, वो HUL की कंपनी है, ठीक है ना, तो उससे मतलब नहीं है कुछ। नहीं तो कई लोग पता चले कि एपिसोड देखने के बाद क्वालिटी आइसक्रीम खाना भी बंद कर दें। तो क्वालिटी आइसक्रीम की क्वालिटी को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं, आइसक्रीम आप खा सकते। तो मैं सर ये सारी की सारी एपिसोड को ना या कंपनीज को 3 हिस्सों में बांटूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो।
ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ठीक है, हर perfect। इंसान क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखता है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत चीज़ें छुपाता है जितना रिवील करता है। P&L मेरे हिसाब से एक बहुत ही इट्स नॉट अ स्टेटमेंट जहाँ पे इन्वेस्टर को देख के पैसा लगाना चाहिए। खाली 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 ठीक है ना, खाली देख के पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आप इस कंपनी का P&L देखते, अगेन हमने लास्ट 11 से लेके FY 18 तक नंबर लिए हैं, तो आपको दिखता कि 1600 करोड़ से इसका सेल्स बढ़ के कुछ 7300 करोड़ हो गया है। ये मतलब आपने 7 साल के डेटा निकाले, बिल्कुल जी, बिल्कुल निकाले। एबिटा 100 करोड़ से 525 करोड़ हो गया है, कामकाजी मुनाफा कामकाजी मुनाफा। और प्रॉफिट जो है 50 करोड़ का ऑलमोस्ट 100 करोड़ हो गया है, डबल ठीक हुआ है। है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये सेल्स है क्या, कंपनी करती क्या है, ये सेल्स कहाँ से आई हैं? 7,500 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। 7,300 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। अभी आपको पता है क्वालिटी एक डेयरी कंपनी है, तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें आनी चाहिए जब भी आप किसी कंपनी को पढ़ते हो या समझते हो या सुनते हो कुछ भी। कितना ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, कितना ट्रेडिंग करता है, कितना ये सिर्फ दूध का काम करता है या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दही हुआ, क्रीम हुआ, आइसक्रीम, क्रीम, बटर, जो सब कुछ वो करता है, ठीक है ना। कितना इसका B2B बिजनेस है, कितना B2C बिजनेस है, कितना ये मिल्क प्रोक्यूरमेंट इस धंधे में बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से अपने डीलर से लेता है या बाहर से लेता है। और ये सारी चीज एनुअल रिपोर्ट में होती है, सारी की सारी चीज एनुअल रिपोर्ट में होती है, आपको समझना चाहिए। तो अगर आप एक स्टेप और आगे जाते, अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन। एक मिनट यहाँ बीच में आपको रोकूं, ये एनुअल रिपोर्ट बार बार जो आप बोल रहे हो, ये एनुअल रिपोर्ट को क्या इन्वेस्टर्स के लिए गीता के समान मान ले? हम हमेशा सर, मैं कि इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भी अब अगर के किसी मारुति के लिए कि रॉ मटेरियल क्या है, स्टील है, ऑटो एंसिलरीज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट फील्ड में हो, तो आपके लिए रॉ मटेरियल सबसे बड़ा जो है वो है पढ़ाई या रॉ मटेरियल, चाहे एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट बहुत 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 बड़ी चीज है सर। घिस के गोल के पी जाते हो? नहीं, बिकॉज वही ही जरूरी है, उसी में आप पैसा लगा रहे हो, आप पैसा उसी में लगा रहे हो, आप उसके बेसिस पे ही पैसा लगा रहे हो। अगर आपको धंधा ही नहीं समझ आएगा तो आप क्या करोगे? तो मैं उस पर आऊंगा बार बार। तो अगर आप थोड़ा सा आगे जाइए तो आप देखिए कि अगर 7,300 करोड़ के इसके सेल्स थे और लास्ट 8 साल का फिर डेटा देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसकी परसेंटेज ऑफ ट्रेडेड कितना था। तो ये पहले 7, 8, 10% का परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग करता था। बाद में जाके इसका बढ़ के कुछ 33% हो गया, फिर कम होकर 20% हो गया। तो ये प्योर मैन्युफैक्चरिंग करता, ट्रेडिंग कंपनी भी है। 20 से 30% इसका ट्रेडिंग भी होता था। अभी बहुत लोग सिर्फ सेल्स, एबिटा और पैट देखते हैं, मैं बोलता हूँ ग्रॉस मार्जिन भी देखो। अभी ग्रॉस मार्जिन देखो तो इसका ग्रॉस मार्जिन जो है 10% के आसपास थे। बट इसके अगर पेयर्स देखोगे, पेयर्स में कि प्रभात हुआ, पराग हुआ या फिर हेडसन हुआ, तो उसके 20 से लेके 25% के बीच में ग्रॉस मार्जिन होते थे। तो इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पेयर से, जो पेयर में की जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम है। तो ये चीज 25% के सामने इनके मार्जिन सिर्फ 10%, 20-25% के सामने 10%। मैं ये चीजें बहुत जरूरी देखता हूँ कि इसका पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कितना है। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इसका कुछ 0.2%, 0.3% ऑफ सेल्स था। दूसरी कंपनीज का जो आप देखोगे 2% था। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है, बिकॉज ये B2C में जा रहा था, अक्षय कुमार जी को भी लिया था इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसका कुछ 1% के आसपास था। लेकिन आप अगर दूसरी कंपनीज को देखोगे तो उनका 7%, 8% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग करता है, बट ये बहुत कम लग रहा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री। इसके मार्जिन 7% है, बिटा मार्जिन, कामकाजी मुनाफा, वो इसलिए है बिकॉज इसका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस नंबर से देख के आपको ये लगता है कि जो इसके नंबर्स है ना, जो पेयर से उतना तालमेल नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट द इंटरनल मैट्रिक्स नहीं तालमेल कर रहे हैं कि इसका सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कम है, एम्प्लॉय कॉस्ट कम है। एम्प्लॉय कॉस्ट तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे इनके नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनके भी तो गलत हो सकते हैं नंबर। सर अगेन डिपेंड करता है आप उस कंपनी को कितना टाइम तक ट्रैक कर रहे हो। अगर सपोज करो आपने हेडसन को लास्ट 10-15 साल से ट्रैक किया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा वो गलत है कि नहीं सही है। इसलिए आपको धंधा समझना थोड़ा सा वहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो अगर आप इसके देखो कि चलो सेल्स बढ़ रही है, मेरे दिमाग में बार बार क्या रहेगा कि 7,300 करोड़ का सेल्स, तो मैं देखूंगा 7,300 करोड़ का सेल्स तो P&L में दिखा दिया, चलो अभी कैश फ्लो देखो, आप डेटर्स देखो, बैलेंस शीट में जाके डेटर्स देखो, तो आप डेटर्स देखोगे, डेटर्स इसके 400 करोड़ से उसी पीरियड में 1,900 करोड़ हो गए। डेटर्स बढ़ गए, लगभग 5 गुना हो गए, लगभग 5 गुना हो गए। बट डेटर्स डेज के कुछ 95 ही रह रहे हैं, 3 महीने के आसपास ही रह रहे हैं। इवन इसका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, बट फिर भी इसका डेटर्स जो है 95-100 करोड़ के आसपास का रह रहा है, जो कि 3 महीने है। फिर अब आपसे पक्का पूछना चाहिए कि यार क्या इस इंडस्ट्री में ये जो 3 महीने का पीरियड है, डेटर्स डे मतलब मैंने माल बेच दिया, बट पैसा कितने टाइम में आता है। मैं एक चीज़ में हमेशा विश्वास करता हूँ, उस धंधे में पैसा लगाओ जहाँ पे गले में पैसा है।
और जल्दी गलने में पैसा आए, नगद आना चाहिए, हाथ नगद में। आना चाहिए पैसा, ठीक है ना। इसीलिए कुछ कंपनी जो है HUL हुआ, जुबिलेंट फूड हुआ, उनको गले पे पैसा मिलता है। उनका जो होता है 1-1, 2-2 दिन में ठीक बात उसी है। दिन पैसा आ जाता है। अरे लोग एडवांस देके लेते हैं। एग्जैक्टली तो आप देखिए कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना डेटर्स डे है। हाँ। अगेन सबका बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है, तो आपको ये भी समझना चाहिए क्योंकि हेडसन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उसका हेडसन का आप मानोगे सर डेटर्स डे सिर्फ 2 दिन है, हेरिटेज का 2 दिन है, प्रभात फिर भी लगभग कंपैरिजन आप कर सकते हो इस कंपनी के साथ, क्वालिटी के साथ। प्रभात का 50 दिन है, इसका 90 दिन है। सो कहने का मतलब है अगेन जैसे आपने बोला क्वेश्चन मार्क, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आना तो चाहिए। इसका मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो लोगों को उधार दे के, 3 महीने का कम से करेक्ट, कम। वो भी 3 महीने का, जो सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब या तो आपको कस्टमर मिल नहीं रहे इसलिए ज्यादा उधार देना पड़ रहा है, या फिर आप उधार ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब आप हाई रिस्क बिजनेस कर रहे हो, एग्जैक्टली है ना, वही हुआ ना मतलब। एग्जैक्टली क्योंकि आपको धंधा बढ़ाना है, धंधा बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, आप ये इंसेंटिव दे रहे हो। फिर बैलेंस शीट में जाके हमेशा कुछ कंपनी का कैश पक्का देखा करो। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर बाहर से दिखता है ना कि उसके पास कैश इतना है, आप शेड्यूल में पक्का चेक कीजिए। अच्छा, शेड्यूल में चेक करना बहुत जरूरी है, एनुअल रिपोर्ट में, इसलिए बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी इस कंपनी में आप देखिए इसके पास कुछ 65 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 18 में, 65 करोड़ 65 करोड़ का, सॉरी 65 करोड़ का, लेकिन उसमें चेक्स इन हैंड 60 करोड़ के थे। अच्छा, 65 करोड़ का टोटल पैसा है मेरा कैश और बैंक मिला के। Yes. कैश मतलब कैश और बैंक हाँ दोनों जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसमें से 60 करोड़ को तो चेक ही जो पास होने बाकी है। पास होने बाकी है। और अरे वाह। 2017 में भी ये हाल था। टोटल 84 करोड़ का इसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, जिसमें 75 करोड़ 75 करोड़ वो चेक्स इन हैंड थे। तो मेरे लिए अगेन ये क्वेश्चन मार्क बनता है कि कोई भी कंपनी चेक्स इन हैंड या करंट अकाउंट में पैसा क्यों रखती है इतना। आपका 80-90% जो पैसा है वो चेक्स इन हैंड या करंट अकाउंट में पैसा क्यों होता है। चेक्स इन हैंड होने में बुराई क्या है? सपोज आज 31 मार्च है, मैंने चेक जमा करवाए, ट्रांसफर के क्लियर होने में 1-2 दिन हर लगेंगे। कंपनी यही बोलती है कि हाँ भी हम लोग पैसा इसलिए, ये आपको जो एंट्री दिख रही है इसलिए दिख रही है बिकॉज हमने अभी डिपॉजिट जमा कराया, तो आपको हमेशा दिखेगा। बट अगर आप पैटर्न देखोगे ना कि भैया ये 2 साल से 3 साल से यही हो रहा है, सर मैं बनिया हूँ, बनिया तो 2% 3% ब्याज कभी छूटता भी नहीं है ना किसी पे, या कंपनी वाला नहीं छोड़ेगा ना, कंपनी वाला हमेशा। इसमें एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ मैं, एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ। आप बनिया तो ठीक है अपनी, आजकल तो जमाना डिजिटल पेमेंट का हो गया। एग्जैक्टली वो तुरंत आरटीजीएस होता है। हाँ जी कैश चेक इन हैंड वाला तो सिस्टम ही खत्म है, सीधा आरटीजीएस। जिसको आपको पैसा देना है, अगर मुझे आपको देना है तो मैं चेक दूंगा तो चेक लिखने में गलती करूंगा, सिग्नेचर मिसमैच होगा, भेज रहा हूँ चेक, अगर मेरे देने की नीयत है तुरंत आरटीजीएस कर दूंगा। देखो मैंने बहुत कंपनीज में देखा है हिस्टोरिकली, जिन्होंने लेसन सिखाया है मुझे कि जिस कंपनी ने ये चेक्स इन हैंड, कैश इन चेक्स इन हैंड, करंट बैंक में पैसा रखा, उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क रेज हुआ था आगे जाके फ्यूचर में, कभी न कभी आएगा ही आ गया वो सवाल। हमेशा आगे आता है। तो अगेन आपको एज ए इन्वेस्टर कॉशियस रहना चाहिए, एटलीस्ट पूछना चाहिए हाँ, बार बार ये क्यों जिसको था, पैसा देना है वो आपको आरटीजीएस कर देगा, जो सीधी भी। सीधी हाँ बात ठीक है। है। फिर अगेन मेरे दिमाग में बार बार आता है यार ये 7,300 करोड़ का सेल्स, ठीक है ना। फिर मैं बोलता हूँ कि अगर 7,300 करोड़ का सेल्स हुआ था, उसके कारण अगर प्रोडक्शन करता है तो कैपेक्स तो करता होगा ना, हवा में तो सेल्स होगा नहीं। सेल्स होने के लिए एसेट्स चाहिए, ग्रॉस ब्लॉक चाहिए, ग्रॉस ब्लॉक के लिए कैपेक्स करेगा। तो अगर आप इसका ग्रॉस ब्लॉक देखो, मतलब इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा खर्च करना बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ठीक है, उसको कैपेक्स बोलते हैं। उसको कैपेक्स बोलते हैं। उसका ग्रॉस ब्लॉक जो 60 करोड़ का था बढ़ के 676 करोड़ हो गया, 10 टाइम हो गया, ठीक है। पर उसके सामने उसका डेट देखिए, डेट 400 करोड़ का 1800 करोड़ हो गया। तो मैं अगेन बार बार अपने दिमाग में ये सोचूंगा एज ए सिंपल, अगर रिटेल इन्वेस्टर को समझना हो तो मुझे कितना ग्रॉस ब्लॉक चाहिए इतना सेल्स करने के लिए, जिसको हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं, हाँ, एसेट टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं। तो मैं बार बार ये सोचता हूँ कि ये क्वालिटी जैसे है, इसका सेल्स था कुछ 6,500 करोड़, इसका फिक्स्ड एसेट था कुछ 660 करोड़। करेक्ट। इसको कंपैरिजन कर लीजिए प्रभात के साथ, हेडसन के साथ, पराग के साथ। इसका जो टर्नओवर था ये 10 टाइम था, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 10 टाइम था। बाकी जो भी लगा लीजिए उनका मैक्सिमम 4 टाइम था, 3 टाइम 4 टाइम मैक्सिमम था। उस हिसाब से तो ये कंपनी ज्यादा एफिशिएंट दिखती है मुझे। नहीं, आपको एफिशिएंट देखिए कि ना, अगेन आपको ये क्वेश्चन मार्क करना है। सी मैं ऐसा बोलता हूँ कि सी हेडसन ना इस मिल्क इंडस्ट्री में इज लाइक इन्फोसिस। अच्छा, इज लाइक इन्फोसिस। अच्छा, वो उसके प्रमोटर हुए, उसके इंटरनल नंबर्स हुए, मजबूत है एकदम, बहुत बहुत मजबूत है। तो अगर सबसे बड़ा प्लेयर मेरे लिए वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, तो ये किस तरीके से कर रहे हैं? यहाँ तो ये बहुत बड़े चमत्कारी हैं, ठीक है ना, यहाँ तो इनको ज्यादा कुछ आता है जो उनको नहीं आता, टू गुड टू बी बिलीव। तो अगेन क्वेश्चन मार्क, आपके लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि इतना क्यों हो नंबर्स गया? बहुत अच्छे हो तो भी
क्वेश्चन मार्क कर दो, बहुत खराब हो तब तो करना ही है। 100% करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो इतने केसेस हुए थे, किटेक्स और पेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल था। हाँ। किटेक्स हमेशा अपने मार्जिन्स पेज से अच्छे दिखाता था और किटेक्स का भाव भी बढ़ा था क्योंकि बुल मार्केट थी। बहुत ऐसी कंपनीज एग्जांपल्स विजुअल हैं। सॉफ्ट बनने वाला था इन्फोसिस, और कोई पुंज लॉयड एलएनटी बनने वाला था। कुछ भी एग्जैक्टली पुंज लॉयड एलएनटी क्या एग्जांपल दिया आपने। नो ना सीरियसली ये हाँ, तो बहुत बहुत कोई अच्छी एग्जांपल्स हाँ। हैं। सी लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा किसने बनाया? एलएनटी ने, इन्फोसिस ने, तो मतलब कोई हटसन ने। जरूरत से ज्यादा, मतलब अच्छा कोई खूबसूरत दिख जाए तो ये भी पता करना जरूरी है कि नेचुरल ब्यूटी है, मेकअप किया हुआ है। ये जरूरी है। नहीं ये क्वेश्चन है। फिर आपने बैलेंस शीट देखा, अभी आप कैश फ्लोज देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कैश फ्लो टू एबिटा देखना बहुत जरूरी है। राइट, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। एबिटा कामकाजी मुनाफा, कामकाजी मुनाफा जो है वो कैश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं एग्जैक्टली मैं बोलता गले में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो 11 से लेके 18 तक अगर आप एबिटा देखो इस कंपनी का 100 करोड़ से 525 करोड़ गया। ठीक है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंटली आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए इस कंपनी का। सर -139 करोड़, -134 करोड़, -110 करोड़। अगर आप टोटल करेंगे ना तो लास्ट 8 साल में एबिटा इस कंपनी का 2500 करोड़, 2500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया। ठीक है, और कैश फ्लो कितना किया इसने? कितना? 7 करोड़ बस। तो एक रेशियो होती है कि ये सबसे बड़ा कैच है एकदम। सीएफओ टू एबिटा एक रेशियो होती है कि अगर आपने 100 रुपये कमाया तो एटलीस्ट 70-80 रुपए आपके आने चाहिए गले में आने चाहिए, कैश फ्लो ऑपरेशन आना चाहिए। इसको तो नेगेटिव रहा था और पॉजिटिव भी रहा था, तो 5%, 10%, 15% तो मुश्किल से। नेगेटिव इस वजह से तो नहीं रहा, जो ये कामकाजी मुनाफे से जो पैसा आ रहा था वो कैपेक्स में ले जा रहे थे। नहीं कैपेक्स में तो हो रहा था, बट इंपॉर्टेंट था कि अभी रिसीवेबल्स बढ़ रहे थे इसके। हाँ। रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं ना। सी धंधा चलाने के लिए आपको यहाँ तो पहले आप आप माल लेंगे किसी से, दूध लेंगे, उसका आप पेमेंट करेंगे, क्रेडिट आपके क्रेडिटर्स होते हैं, फिर आप इन्वेंट्री में रखो तो इन्वेंट्री होता है, फिर आप डेटा, जो ये दोनों चीज़ों को आगे जाके डेटर्स है जिनसे पैसा लेते हो, तो आपके डेटर्स फंड करते हैं दोनों को। बराबर है, इन दोनों को फंड करते हैं। अगर आपके डेटा से पैसा ही नहीं आ रहा या लेट आ रहा है पैसा, देन आप इनको फंड कैसे करोगे? आप फंड कैसे कर रहे थे? डेट से। तो आपका 2-2, 3-3 महीने का, 3 महीने का आपका पैसा आ नहीं रहा था और फिर आपका डेट भी बढ़ रहा था, डेट बढ़े जा रहा था। और इसके कारण क्या हुआ कि इसके सारे के सारे कैश फ्लो पे स्ट्रेन आने लग गया। और अगर आप इसके लास्ट 6 साल में डेटा देखिए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एटलीस्ट 5 साल नेगेटिव था। माय गॉड, 5 साल नेगेटिव था। एक और चीज़ ज़रूरी मैं देखता हूँ हमेशा, वो है टैक्स। क्या फिर एक मेरे लिए ये खतरे की घंटी हर एक उस कंपनी में है जिसका कैश फ्लो नेगेटिव है? आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्या ये इंडस्ट्री में 3 महीने का, 4 महीने का नॉर्म है कि नहीं है? ये जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर मैं इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां भी क्या ऐसे ही कैश फ्लो रख रही है? क्या उतने ही समय के लिए उधार दे रही है? क्या उनके भी डेटर 90 दिन के हैं या 60 दिन के हैं? क्या वो भी क्रेडिटर को एडवांस में पेमेंट दे रही है या नहीं? वर्किंग कैपिटल कितनी रख रही है? सर आज एशियन पेंट्स में और से शालीमार पेंट्स में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक ही फ़र्क है। क्या? वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। अच्छा, वो किस तरीके से वर्किंग कैपिटल मैनेज करती है। आज एशियन पेंट्स को 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उनको पैसा मिल जाता है डीलर से। डीलर एडवांस देते हैं उनको पैसा कि मेरा प्रोडक्ट रखो आप। दूसरे क्या करेंगे कि हाँ भी वो प्रोडक्ट रखेंगे, बोले कोई बात नहीं आप रखो, मुझे 2 महीने 3 महीने बाद। हाँ, जब बिक जाए तो पैसे दे देना, वैसा वो हाल भी है। लेट होता है। हाँ, वो भी लेट होता है। तो इन सब कंपनीज में बहुत जरूरी है आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, बिकॉज वही ही चीज़ है जिसको आपको मैनेज करना है। अभी आप टैक्स की बात करें, टैक्स में क्या है? ये तो जितना सरकार को देना ही, उसमें क्या टैक्स में क्या देखना? देखिए सर, यही तो चमत्कार है प्रॉफिट एंड लॉस में और कैश फ्लो में। अगर आप इस कंपनी का देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, P&L में, इसने जो टैक्स दिखाया हुआ है 11 से लेके 18 तक, अब नंबर्स आपके सामने है, टोटल है 295 करोड़, 295 करोड़ का टैक्स बना P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक और है, कैश फ्लो में एक्चुअली टैक्स कितना भरा इस कंपनी ने? 170 करोड़। अच्छा, मतलब लगभग 125 करोड़ कम टैक्स भरा है। हाँ जी। और इसमें एक और स्टेप आप आगे जा सकते हो कि इसका करंट टैक्स लायबिलिटी शेड्यूल आता है बैलेंस शीट में, उसमें आप 18 में देखोगे कि इसने 97 करोड़ टैक्स भरना था, उसके ऊपर 28 करोड़ इंटरेस्ट था, उसके ऊपर इस साल का टैक्स था 63 करोड़। इस टोटल मिला के इसने सिर्फ टैक्स भरा कितना? 190 करोड़ इसको भरना था गवर्नमेंट को, उसमें सिर्फ इसने 10 करोड़ पे किया। तो ये गवर्नमेंट को पैसा भी दे नहीं रहा था। ओहो, तो ये गवर्नमेंट को पैसा दे नहीं रहा था। यस, करेक्ट। ठीक है, फिर हाँ भाई, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिसके तो आप पैसे बचा ही नहीं सकते, ये तो देने ही पड़ेंगे, कम से कम सरकार के तो देने पड़ेंगे, वो ही नहीं जा रहे हैं तो दूसरे तो भूल ही जाइए। इसलिए कैश फ्लो बहुत जरूरी है। इसलिए आप एंट्री कैश फ्लो में भी फिर पहली चीज़ यही देखें क्या, टैक्स वाली? ये 2-3 चीज़ें
आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में आता है वो जरूरी देखना है, टैक्सेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जितने वो बोल रहे हैं उतने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मैं प्रमोटर शेयर होल्डिंग बहुत ध्यान से देखता हूँ। हाँ, तो अगला रेड सिग्नल यही है। अगला रेड सिग्नल यही है। अभी अगेन अगर आपको ये चेक करना हो तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर 11 से लेकर 18 तक देखो इस कंपनी में, सर ये 75% होल्डिंग था प्रमोटर का 11 में, 75%, ठीक है। आज की डेट में कितना रह गया? 24%। बस। हाँ जी। ओहो। अगेन आप सी, अगेन सिंपल सोचिए, आप फंडिंग कैसे कर रहे हो धंधे की फंडिंग आप डेट से कर रहे हो, बट डेट के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कोलेटरल चाहिए। तो कोलेटरल क्या रहा इनका? इक्विटी शेयर, अपनी शेयर रखो, प्लस प्रमोटर का भी कुछ आएगा, आगे बताऊंगा। तो उस चीज में क्या रहा कि इसका जब प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% से 24% हो गया, बट उसके साथ साथ इसका प्लेज परसेंटेज देखिए आप, 11 में सिर्फ 3% इसका प्लेज था प्रमोटर का। आज की डेट में कितना प्लेज है? 100%। ओहो, प्रमोटर शेयर होल्डिंग घट रही है, प्लेज बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर आपको ये कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पढ़नी बहुत जरूरी होती है। ये सिंपल है, ये बैलेंस शीट में आप जाओगे, सिर्फ आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंट्रोल F कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उससे सिर्फ ये होगा, पता चलेगा कि अगर आप बोल रहे हो कि इस कंपनी में ये वाला नाम है, मुझे ट्रैक करना है, उसके साथ साथ 2-3 नाम और आपको पता चल जाएंगे कितने ज़रूरी हैं, कितने बड़े हैं, कितने इन्वॉल्व है इस कंपनी में। तो आपको इस कंपनी में पशुपति डायरीज हुआ, JTPL प्राइवेट लिमिटेड हुआ और संजय ढिंगरा हुआ, वो आपको पता चल जाएगा। अब ये संजय ढिंगरा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन्हीं का माल फूटा था सारे का सारा। आपको अगेन पता चल जाएगा कि यही थे जिन्होंने गारंटी दी थी फाइनेंशियल लिमिट्स के लिए कुछ 1150 करोड़ की, उन्होंने शेयर प्लेज किए थे लोन के लिए कुछ 750 करोड़। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 2-3 प्रमोटर्स और हैं या कुछ रिलेटेड पार्टीज हैं जिनको मुझे ट्रैक करना है, बिकॉज इन्होंने अपनी गारंटी दी है कंपनी के शेयर्स प्लेज करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए उन्होंने दी हुई है। ठीक है, परफेक्ट, डन। तो ये इस कंपनी में हुआ। अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है इस कंपनी में? KKR ने ऑफ कोर्स ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर दी है इस कंपनी के ऊपर। और अभी चमत्कार देखिए सर, बताइए। इसका जो क्वार्टरली रन रेट सेल्स होता था 1700, ऑलमोस्ट 1700-1800 करोड़ होता था। रन रेट मतलब हर तिमाही में कितनी सेल्स कर रही है? कितना सेल्स होता? 1700-1800 करोड़। आज की डेट में कितना सेल्स है? 1700-1800 करोड़, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। 350 करोड़ सिर्फ। ऐसा क्यों? हाँ, अभी आप सोचिए वो कहाँ गया सारे का सारा। तभी मैं बोलता हूँ सेल्स समझना बहुत जरूरी है। सेल्स समझना बहुत जरूरी है कि सेल्स होता कहाँ पे है, एसेट टर्नओवर इतना कैसे होता है। क्या कंपनी ने शेयर के भाव से लिंक किया हुआ है कि भाव गिरे सेल्स गिर जाए, भाव बढ़े सेल्स बढ़ जाए? क्या मालूम। इसका एबिटा जो 100 करोड़ 125 करोड़ होता था, आज की डेट में -1400 करोड़ है। -1400 करोड़। सबसे मजेदार चीज है और जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया था ऑनेस्टली, कि इन लोगों ने इतना लॉस क्यों दिखाया 1500 करोड़ का? क्योंकि इन्होंने बोला कि अदर एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंसेस कितने? कुछ 1450 करोड़। 1450 करोड़ में ये बोलते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, जो मैं आपको बोला आएंगे नहीं पैसे वापस, ये एनपी हो गए इनके 1270 करोड़। 1270 करोड़ पैसे आएंगे नहीं वापस, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में डाल दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल एडवांसेस, मतलब मैंने पैसा दिया था किसी को एडवांस की, आपसे माल लूंगा, हाँ, वो भी नहीं आएगा। 143 करोड़ वो माल भी नहीं और पैसा भी नहीं। सो आपने जो भी रिकॉर्ड की थी सेल्स, और सेल्स इतनी ज्यादा थी, जैसे मैंने इसलिए बोला एसेट टर्नओवर बहुत जरूरी है देखना। एसेट टर्नओवर अगर आपने नहीं समझा होता कि 10 टाइम का क्यों हो सकता है, फिर आपके डेटर्स बढ़ते गए, जिससे लेना उसके भी नहीं आएंगे, जिसको दे दिया उसके भी नहीं आएंगे। और आज राइट ऑफ कर दिया सारा, और आज राइट ऑफ 1500 करोड़ राइट ऑफ कर दिया। और इनके ऊपर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, इंसॉल्वेंसी में कुछ 2200 करोड़ का क्लेम चल रहा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हुआ, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हुआ, या पैसा मांग रहे हैं। इन्होंने अनपेड टैक्स है कुछ 180 करोड़ का। दुबई की सब्सिडरी बनाई थी, वो कर दी है, बंद कर दी है। लेंडर्स बेच रहे हैं माल। सो द पॉइंट इज कि अगर आप धंधा समझे होते इस कंपनी का थोड़ा सा भी कि भैया फिक्स एसेट टर्नओवर 10 टाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब वहीं पे थोड़ा सा सोचते कि मैं सोचूं कि क्या है क्या नहीं है इस कंपनी के बारे में। आपने कैश फ्लो देखा होता कि अगर 2500 करोड़ एबिटा में कमाया है, लेकिन 7 करोड़ का इसने CFO किया है, तो आप थोड़ा सोच लेते हैं कि मैं करूं कि ना करूं। तो इसलिए 2-3 चीजें, एक बैलेंस, तीनों को साथ में देखना जरूरी है। P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को साथ में देखना जरूरी है। तो आपको वो आपने क्या बोला, खतरे की घंटी, खतरे की रेड सिग्नल, हाँ जी, खतरे की घंटी। तो बिल्कुल 3 चीजें देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहीं मत रुक जाइए, आगे बैलेंस शीट पे जाइए। और जब बैलेंस शीट देखें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज का कीवर्ड गले में पैसा। हाँ जी, गले आया में कि पैसा नहीं? है, गले में पैसा नहीं आया तो आपकी जेब से पैसा निकल गया, समझ लीजिए। तो ये एक टेस्ट केस है। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, खराब है, बढ़िया है, जो भी है, जैसी भी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि डेटा के दम पर, जो वरिंदर कई बार कह रहे हैं, हर डेटा कुछ कहता है, बिल्कुल सर, है ना। तो इसमें भी हर बैलेंस शीट में हर एक डेटा, एनुअल रिपोर्ट में हर एक डेटा कुछ न कुछ कहता ज़रूर है। बस आपको आँख नाक कान
खुले रखने हैं, देखना है, सुनना है, समझना है। तो ये है रिसर्च गुरुकुल का आज का एपिसोड, और अगला एपिसोड भी हम इसी तरह की कुछ और बेहतरीन रिसर्च के साथ आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, थैंक यू सर। शानदार रिसर्च, और मुझे लगता है बहुत लंबा टाइम लगा होगा इसको करने में। नहीं सर, वो तो ठीक है, बट इससे सीखने को बहुत मिलता है। हम्म, हमेशा मैं बोलता हूँ, आप पास्ट को सीखो। हम्म, सर, अगर आप किसी कंपनी में पैसा डालते हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रमोटर ने अच्छे टाइम में तो सब अच्छा करते हैं, बुरे टाइम में कैसा किया उसने, कैपिटल एलोकेशन कैसी की उसने, एक्सपेंशन कब किया उसने, डेट कितना लिया उसने, अगर एक्सपेंशन कर भी रहा तो फिर पैसा वापस दे रहा था कि नहीं दे रहा था जब पैसा आया था। तो कंपनियों की सिर्फ पर्सनालिटी मत देखिए, उनका कैरेक्टर जानने पहचानने देखने की कोशिश कीजिए। काम मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर ना पाएँ, और यही आज हमने आपको बताने की कोशिश की है रिसर्च गुरुकुल में। इस खास एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन रिसर्च के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।